हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज जो अपना टॉपिक है वह है जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण की क्रियाविधि। प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है और जल अवशोषण जो होता है उसके लिए सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसका यूज किया। तो सबसे पहले क्रेमर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक फर्स्ट ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और जो टर्म है एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसकी टर्म्स जो है वो दी थी किसने? रेनर ने दी थी। तो बात करें फर्स्ट ऑफ क्रेमर डिवाइड द water absorption in two parts. First, active water absorption and second, passive water एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन is proposed by रेनर। यानी एक्टिव और पैसिव जो शब्द हैं वो किसने दिए? रेनर ने। और क्रेमर ने जल अवशोषण को दो भागों में विभाजित किया। पहला होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी निष्क्रिय जल अवशोषण। अब ये सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है? तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी का यूज कर अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसके जस्ट अपोजिट यानी एनर्जी का यूज किए बिना वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, उसे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी सक्रिय जल अवशोषण। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ मेन पॉइंट एंड सेकंड ऑफ एनर्जी इज यूज यानी ऊर्जा का उपयोग कर जल के अणु अपनी कम सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, उसे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस रूट सेल्स आर प्रेजेंट इन एक्टिव स्टेज यानी इस प्रक्रिया में
In this process, root cells are present in active stage, यानी इस प्रक्रिया में जड़ की जो भी कोशिकाएं होती है वह क्या होती है, सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, अर्थात जल अवशोषण की क्रिया में सहायक होती है। यदि ये रूट सेल्स नहीं हो एक्टिव स्टेज में तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत, दो थ्योरी या दो कॉन्सेप्ट दी गई है। पहली जो इसमें कॉन्सेप्ट है वह है ऑस्मेटिक थ्योरी। ऑस्मेटिक थ्योरी यानी प्रासरणी सिद्धांत। प्रासरणी सिद्धांत जो है वह दो साइंटिस्ट ने दिया था, प्रपोज्ड बाय एल्टकाइन एंड फ्रिस्टलेट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑस्मेटिक थ्योरी दी थी, यानी इनके अनुसार पौधों में जल अवशोषण जो होता है वह ऑस्मेटिक एक्टिवेशन के कारण होता है, यानी प्रासरणी सांद्रता के द्वारा होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो मेन रोल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में वह होता है ओपी का, यानी ऑस्मोसिस प्रेशर का। तो बात करें जैसे एक नॉर्मल जो रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे आउटर पार्ट जो होता है वह होता है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा एपीब्लेमा जो होता है उसके अंदर का पार्ट जो होता है वह होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हो गया, और कॉर्टेक्स के बाद में इसका इनर पार्ट जो होता है वह होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस जो है उसके बाद इसका इनर पार्ट जो होता है वह होता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल यानी परिरंभ, और इसका सेंटर पार्ट जो होता है वह होता है जाइलम, यानी इस जाइलम का सेंटर पार्ट जो होता है वो मेटाजाइलम, और पेरीपेरल पार्ट जो होता है वह क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम होता है। तो इस प्रकार सबसे आउटर पार्ट जो होता है रूट का वह क्या होता है, एपीब्लेमा। एपीब्लेमा के बाद वाला पार्ट जो होता है वह होता है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद इसका पार्ट जो होता है वह जाइलम होता है, जिसमें इसका सेंटर पार्ट मेटाजाइलम और पेरीपेरल जो पार्ट होता है, परिधीय भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, प्रोटोजाइलम कहलाता है। ये एक नॉर्मल रूट की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब एपीब्लेमा जो होती है उससे क्या होता है कि यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, इन रूट हेयर्स के चारों ओर यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोइल सॉल्यूशन पाया जाता है।
यानी मृदा विलयन पाया जाता है। सॉइल सॉल्यूशन जो होता है वह क्या होता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन इसका ओपी जो होता है वह क्या होता है, लो होता है। रूट हेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें वैक्यूल जो होती है उसमें शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह किस रूप में कार्य करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। इसका ओपी हाई होता है और इसका ओपी लो होता है। तो जो एल्काइन और फ्रिस्टले क्या कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सोइल सॉल्यूशन से ओपी के द्वारा होता है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ओपी पे डिपेंड करता है। यहाँ लो ओपी है, यहाँ वो ओपी कम, यहाँ लो ओपी है, यहाँ ओपी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से सोइल सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, रूट हेयर्स में। रूट हेयर से कहाँ, एपिब्लेमा में। अब जब रूट हेयर्स में प्रवेश करेंगे तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर, जिनके कारण इसका ओपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी यहाँ ओपी लो हो गया तो इससे आगे वाली सेल का ओपी क्या है, हाई है, और यहाँ ओपी लो है तो यहाँ से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के एंटर के करने के बाद में यहाँ ओपी लो हो गया तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एपिब्लेमा से कहाँ तक, कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस में जो पैसेज सेल्स होती है, यानी जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, वहां से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम तक पहुंच जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड है, ऑस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रोसेस पे डिपेंड है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक थ्योरी कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे बात करें, अकॉर्डिंग दिस मेथड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मेटिक एक्टिवेशन इन रूट सेल्स, यानी प्रासरणी सांद्रता के द्वारा जो जल अवशोषण होता है। नेक्स्ट, नो डायरेक्ट एनर्जी या एटीपीज कंज्यूम्ड इन दिस मेथड, यानी डायरेक्ट एटीपी जो होते हैं उनको नष्ट या उनका यूज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट थ्योरी थी अपनी ऑस्मेटिक थ्योरी जो दी थी एल्काइन और फ्रिस्टले ने। इसके अनुसार जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस प्रेशर पर डिपेंड करता है, और प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ओपी के द्वारा होता है। सेकेंड इसकी जो थ्योरी है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की, वह है कौन सी, सेकेंड थ्योरी के बारे में बात करें तो नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी, नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी यानी अप्रासरणी सिद्धांत। नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने दी थी, एक का नाम था थीमेन, दूसरे का नाम बेनेट और तीसरे का नाम क्लार्क, है ना। और नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी जो है उसके अनुसार क्या है, प्लांट्स में इसका कोई योगदान नहीं होता है, ओपी का कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि
ऑस्मेटिक एक्टिवेशन के अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और यह मेनली जो है थ्योरी जो है वो लागू होती है केवल हेलोफाइट्स यानी लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों पर। तो प्रपोज्ड बाय थीमेन बेनेट एंड क्लार्क, ये थ्योरी किसने दी थी, थीमेन बेनेट एंड क्लार्क ने। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी absorption of water occurs against of osmotic activation या कंसंट्रेशन, ऑस्मेटिक एक्टिवेशन और कंसंट्रेशन बाय डायरेक्टिक इन्वेस्टमेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म एनर्जी फॉर्म इन एटीपीज, यानी इसमें जल अवशोषण की क्रिया जो होती है वो ऑस्मेटिक एक्टिवेशन या कंसंट्रेशन के क्या होती है, अपोजिट होती है, अगेंस्ट होती है। और डायरेक्ट क्या किया जाता है, एनर्जी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। और दिस प्रोसेस इज मेनली प्रेजेंट इन हेलोफाइट्स प्लांट, यानी मुख्यतः हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें इसके द्वारा जल अवशोषण होता है। तो और नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी जो होती है वो किन प्लांट्स के लिए लागू होती है, तो मेनली हेलोफाइट्स के लिए, जैसे राइजोफोरा, एविसिनिया आदि ऐसे प्लांट्स हैं जो लवण युक्त मृदा यानी सोयल साल्ट के अंदर पाए जाते हैं, सोलाइन साल्ट जो होती है उसमें पाए जाते हैं। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एनर्जी जो होती है उसका यूज होता है, और रूट सेल्स जो होती है वो किस में, एक्टिव स्टेज में पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑस्मेटिक थ्योरी, इसके द्वारा जल अवशोषण जो होता है वो प्रासरण दाब के कारण होता है, और इसमें जो प्रासरण सांद्रता जो होती है उसके अगेंस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। Now next, passive water absorption। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, किंतु एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें अपोजिट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और एनर्जी इज नॉट यूज्ड, यानी ऊर्जा का उपयोग भी नहीं होता है, एंड रूट सेल्स आर प्रेजेंट इन पैसिव स्टेज, यानी निष्क्रिय अवस्था में जड़ की कोशिकाएं पाई जाती है। और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वह मेनली डिपेंड करता है ट्रांसपीरेशन पर,
यानी वाष्प उत्सर्जन जो होता है उस पे डिपेंड करता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में क्या होता है, रिलीज होता है। यानी जल जो होता है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन जो होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में कैसे सहायक होता है, तो बात करते हैं एक नॉर्मल प्लांट के बारे में। ये अपने पास एक नॉर्मल प्लांट है, इसका अंडरग्राउंड पार्ट रूट हो गया, एरियल पार्ट में स्टेम एंड लीव्स। एक नॉर्मल लीव्स बना लेते हैं, ये हो गई एक नॉर्मल लीव्स। बात करें जब इस लीफ की सबसे आउटर सेल जो होती है उससे वाटर किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज हो रहा है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। तो जब वाष्प के रूप में जल बाहर निकलेगा तो बात करते हैं इस केवल सिंगल सेल के बारे में। जल बाहर निकला तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। यानी केवल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के कारण इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। कंसंट्रेशन हाई हुई तो इसका ओपी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके पास वाली ये जो नियरली सेल है, इस सेल का ओपी इसकी तुलना में क्या है, लो है। इसकी तुलना में क्या है, लो है। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमेशा कहां से कहां, लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करेंगे, लास्ट वाली जो सेल है उसमें मूव करेंगे। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर कर गए तो इसका ओपी क्या हो गया, हाई हो गया, और इसके पास वाली का क्या हो गया, सेल का ओपी क्या हो गया, लो हो गया। तो ये क्या करेगी, इससे पास वाली सेल से क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, जल ग्रहण करेगी। तो अब यह क्रिया जो होती है ये मिड रिब तक पहुंच जाती है। कहां, मिड रिब तक, यानी मध्य शिरा तक पहुंच जाती है। अब मिड रिब जो होती है इसके कारण इस मिड रिब में एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस्ड होता है, नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होता है और उसे क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर कहते हैं, यानी चूषण दाब कहते हैं। सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस्ड हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका ये लीफ जो है इसका जाइलम जो है वो किससे अटैच है, स्टेम के जाइलम से अटैच है, और स्टेम का जाइलम जो है वो किससे अटैच है, रूट के जाइलम से अटैच है। तो ये जो सक्शन प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जो है वो लीफ के जाइलम से स्टेम के जाइलम और स्टेम के जाइलम से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रूट के जाइलम तक ट्रांसफर हो रहा है। अब इस नेगेटिव प्रेशर के कारण जो सोइल सॉल्यूशन जो होता है उसमें उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रूट हेयर्स में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से ऊपर की ओर क्या होंगे, लगातार क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसमें क्या है, इस नेगेटिव प्रेशर यानी मेनली ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में प्रोड्यूस्ड नेगेटिव प्रेशर के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो बात करें इसमें
फर्स्ट पॉइंट जो है, व्हेन द एक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर इन प्लांट्स, यानी जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन उपस्थित होता है, कैश वाटर कम आउट ऑफ द लीव्स एज वाटर वेपर, यानी इस ट्रांसपिरेशन के कारण क्या वाटर जो होता है वो पत्तियों से वाटर वेपर के रूप में यानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और देन देयर इज एन इंक्रीज ओपी, यानी जब जल के अणु यहां से बाहर निकलते हैं तो ओपी जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। केस विच cells take water from nearly cells, यानी यहाँ की ये कोशिकाएं क्या करेगी, अपने पास उपस्थित कोशिकाओं से क्या करती है, जल ग्रहण करती है। ड्यू टू विच ए नेगेटिव प्रेशर produced in the leaf called suction pressure, Next point, the xylem of leaf is attached. The xylem of stem and stem xylem attached root xylem. कैसे नेगेटिव प्रेशर रीच टू रूट, यानी ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर पहुँच जाता है और इसके कारण क्या होता है, वाटर एंटर रूट्स फ्रॉम सोयल सॉल्यूशन। तो ये जो होता है ये होता है कौन सा, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जो डिपेंड किस पे करता है, ट्रांसपिरेशन पर डिपेंड करता है। ट्रांसपिरेशन के कारण लीफ जो होती है उसमें नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होता है जिसको सक्शन प्रेशर कहते हैं। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो इस सेल का ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये नेगेटिव प्रेशर जो है लीफ से कहाँ, स्टेम से रूट तक पहुंच जाता है और रूट के द्वारा क्या होता है, इस नेगेटिव प्रेशर के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स
फैक्टर्स affecting water absorption, यानी जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन इज प्रपोर्शनल वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी प्लांट्स में जितना ट्रांसपीरेशन होगा उतना ही क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। यानी जितना जल लीफ से रिलीज होगा उतना ही जो रूट होती है वो वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। सेकंड, soil water, it is main factor। soil water यदि इनफ क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वह हाई होता है इन इनफ क्वांटिटी। और जब सॉइल वाटर जो है उसकी क्वांटिटी हाई हो जाती है तो ऐसी सॉइल को वाटर लोगेड सॉइल कहते हैं, यानी जलाक्रांत मृदा कहते हैं। और इस वाटर लोगेड सॉइल में ऑक्सीजन क्वांटिटी जो होती है वह क्या होती है, लो होती है। अब ऑक्सीजन क्वांटिटी कम होगी तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वह स्टार्ट हो जाता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया तो एल्कोहलिक फर्मेंशन होगा। एल्कोहलिक फर्मेंशन होगा, रूट सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और इनके डैमेज हो जाने से वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मेनली जो फैक्टर है ना वो कौन सा है, सॉइल वाटर। यानी इनफ क्वांटिटी के अंदर यदि वाटर सॉइल में होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और यदि इससे भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्वांटिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाने से अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एल्कोहलिक फर्मेंशन होने से रूट सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर, यदि सॉइल टेम्परेचर लो होता है तो इसके कारण फर्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। परमेबिलिटी लो होगी तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेल्स के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सेकेंड, वाटर
विस्कोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और एंजाइम एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इनके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वह क्या होगा, लो होगा। तो जब सॉइल टेम्परेचर लो होता है तो सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, वाटर विस्कोसिटी और एंजाइम एक्टिविटीज लो होने से वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल एयर यानी मृदा वायु। सॉइल एयर जो है वो पर्याप्त मात्रा में होने पर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। नेक्स्ट है सॉइल साल्ट यानी मृदा लवण। सॉइल साल्ट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इज रिवर्स प्रोपोर्शनल, यानी जितने साल्ट की क्वांटिटी सॉइल में होगी उतना ही कम वाष्पोत्सर्जन होगा, और साल्ट क्वांटिटी सॉइल में कम होने पर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका कारण है कि कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और कंसंट्रेशन हाई होने से ओपी क्या होगा, हाई होगा, और रूट हेयर्स का ओपी क्या होगा, लो होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्सोओस्मोसिस होगा, यानी बहिर्प्रासरण होगा, और एक्सोओस्मोसिस के कारण जो वाटर है रूट से कहाँ रिलीज होगा, लैंड में रिलीज होगा, जिसके कारण प्लांट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे या विल्टिंग उत्पन्न हो जाएगी, मुरझा जाएंगे। तो ये मेनली 5 फैक्टर हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सेकंड ऑफ सॉइल वाटर, थर्ड ऑफ सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर एंड लास्ट ऑफ सॉइल साल्ट। Thanks all of students.